अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब से आप देख रहे बाखबर सवेरा। मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूँ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है आप लोगों के दिन का आगाज़ और नए हफ्ते का आगाज़ जो पहला वर्किंग डे है उसका आगाज़ हुआ चाहता होगा और बहुत अच्छा हुआ होगा। बिल्कुल जी, और होना भी चाहिए। हम वही बात करते हैं, बस अपना ख्याल रखना है। हाँ। और सिर्फ अपना ख्याल नहीं रखना, आसपास के लोगों का ख्याल रखना है, इस एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है, घर के बाहर कचरा जमा ना हो इस बात का ख्याल रखना है। और ऐसी कोई चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल ना करें जिससे आपके घर के कचरे में इजाफा हो, यानी कि प्लास्टिक की थैलियाँ। खुदा के लिए आप देखें, जहाँ भी पाकिस्तान के किसी भी नुक्कड़, किसी भी कोने को, ऐसी जगह जो नहायत ही खूबसूरत और वहाँ आप जाके वहाँ उसका रुख करें, उसका दौरा करें, तो आप देखेंगे कि प्लास्टिक की थैलियाँ वहाँ पड़ी हुई होती हैं जो कि आप छोड़ कर आते हैं। और आपको पता ना, हमारी ये सिस्टम है, तकरीबन कोई हज़ार साल तक ये रहेंगी, पता नहीं कब तक रहेंगी, करोड़ों साल तक। हाँ, मतलब आप ये देखें कि कई मुकामात पर तो कचरे के डंप बने होते थे, वहाँ पर फिर हाउसिंग सोसाइटीज़ भी बन गई और ज़ाहिर है कि एक लेयर दर लेयर, तह दर तह दर तह वो प्लास्टिक मौजूद है। बिल्कुल। और अल्लाह खैर करे, इस हवाले से एक रिपोर्ट भी आई थी कि भाई खुदा न ख्वास्ता कोई ज़िलज़िला 6 या उससे ऊपर की शिद्दत का आ जाता है तो बड़ा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि अभी तो वो तह जो है वो दबीज़ तह बड़ी मजबूत ज़मीन का किरदार अदा कर रही है, लेकिन फिर वो ज़मीन से एकदम खिसक भी सकती है। एक चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि भाई गवर्नमेंट इस हवाले से क्या कर रही है, इनिशिएटिव्स लेती है और मुतालिका लोगों को कह दिया जाता है। हाँ जी, बायोडिग्रेडेबल बैग्स, यू रिमेंबर, जो काफ़ी जगह शुरू भी किए गए थे, लेकिन उसके बाद लेकिन वो भी, उसका भी बोझ आवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है। यानी कि आप बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल्स हैं, आप उनको कहें ना कि ये अस खुद प्रोवाइड कर दें डिग्रेडेबल बैग्स जो हैं, बायोडिग्रेडेबल घर से लेके जाया करें। उसके अंदर भी लोगों को कोई 45 रुपए का दे रहे हैं, कोई 90 रुपए का दे रहे हैं, फिर उसके अंदर तादाद और इस्तेदाद लोगों की मुतासिर होती है, तो वो कहते हैं बाकी चीज़ें भी खरीदें। ये भी हम ही करें, अब हम हर काम हम ही करें, हर काम हमें करना है, क्योंकि हम भी जिम्मेदार है ना, कहीं हमको आगे बढ़ना है। बिल्कुल जी। टॉप स्टोरीज में नजर डालते हैं। सवात में पीटीआई ने मैदान मार लिया, 12 जमातों के इत्तेहाद पीडीएम को शिकस्त दे दी। कप्तान की खिलाड़ी फजल मौला 18,042 वोट लेकर कामयाब। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में एक्शन भी भरपूर नजर आया। हंगामा आराई के वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक, 150 से ज्यादा जख्मी। सांगड़ में खातून पोलिंग अफसर की ठप्पे लगाते हुए वीडियो वायरल। एमकेएम पाकिस्तान खफा, वसीम अख्तर कहते हैं पीपल्स पार्टी से मुआहदे पर अमल ना हुआ तो फैसला करने पर मजबूर होंगे। एमकेएम वापस आ जाए, पीटीआई रहनुमा इमरान इस्माइल की पेशकश। बच्चों को सस्ती और अच्छी तालीम कैसे दिलाएं, यूनिवर्सिटीज से फारिग तहसील तलबा रोजगार कैसे पाएं, करियर काउंसलिंग समेत अहम मौजूआत पर आज प्रोग्राम में बात होगी। जी जनाब, तो शो का आगाज़ करेंगे। और कल जो हमने देखा कि सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का मेला सजा, उसमें क्या कुछ हंगामा आराई नहीं हुई। 2 अफराद जो हैं उनकी जान भी गई। और जो कंपटीशन था, वो कंपटीशन क्या था, वो तमाम तर चीज़ें आपके सामने थी। बहुत सारी वीडियोस लीक भी हुई कि क्या कुछ होता रहा। लेकिन बज़ाहिर जो सिचुएशन है इन 14 अजला में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो उनके मुखालिफ थे उम्मीदवार, उन पर बरतरी इनको हासिल रही। आज़ाद उम्मीदवार भी जो थे, दे ऑल्सो डिड वेल। बल्दियाती इलेक्शन में वोट कम, लाठियाँ ज़्यादा पड़ी और हंगामा रही। बदनज़मी के वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 150 से ज़ायद जख्मी हुए। कनकोट सक्खर, जैकोबाद, नवाबशाह, खैरपुर, सांगड़, घोट की, पनुआकिल, कोडीजी और नौशेर फिरोज में सियासी जमातों के कारकुनों में लड़ाई झगड़े ये जनाबी रखे। 13 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया। कि ये क्या चल रहा है सती, आपको समझ नहीं आ रहा। एक दूसरे को छुड़ा रहे हैं, सारे एक दूसरे को मार रहे हैं। बस वो ये देखें, ये मुश्तरका जद्दोजहद नहीं, मुश्तरका झगड़ा हो रहा है, जिसके अंदर आप देखें कि किसको मुक्का पड़ रहा है, कौन किसको थप्पड़ मार रहा है, कुछ खबर नहीं है और इंतजामिया दिखाई नहीं दे रही। ये 2 पुलिस एहलकार खड़े हुए ना। हाँ, वो खड़े हुए हैं। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, ऐसी सिचुएशन में सिर्फ 2 पुलिस एहलकार अगर बीच में कूदते तो उनके साथ भी वही होता। उनके साथ उनको बहुत तो मार नफरी बेहतर होनी चाहिए थी, नफरी बेहतर होनी चाहिए थी। फिर ठप्पे लगाते एक वीडियो सामने आई खातून पोलिंग ऑफिसर की, वो ये देखें, मतलब लोगों से नहीं लग रहा अगर तो क्या बात है, खुद ही लगा लेते हैं ठप्पे। मतलब कोई ज़ाहिर है कि आइडिया तो होगा ना इस तरीके से कि सही तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। तो बहरहाल सिंध के 14 अजला में मज़ीद क्या सूरत हाल रही, यानी कि क्या सिचुएशन रही।
तो हम ट्राई करेंगे कि बाबू इकबाल को लाइन पे लें और उनसे बात करने की कोशिश करें सुबह सुबह कि भाई क्या हो रहा है। अच्छा ये देखें, बल्दियाती इलेक्शंस होना कितने ज़रूरी होते हैं। जमहूरियत के नसरियाँ करार दिया जाता है कि जनाब यहाँ से सारे सिलसिले शुरू होते हैं और लोगों को रिलीफ मिलना उनके डोर स्टेप पे बेसिकली यहाँ से। मिसाल के तौर पर आप मेरे पड़ोस में रहती हैं और आपके पास कोई ओहदा है, तो फिर आप अगर नहीं डिलीवर करती तो मैं आपके घर का दरवाजा बजा के कह सकता हूँ ये मसला है तो प्लीज सॉर्ट कर दें। व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आवाम की रसाई तो होना अब तक। हाँ। अच्छा जी, क्या सिचुएशन रही है और अब तक कौन सी पार्टी जो है वो बर्तरी हासिल कर रही है? हमारे नुमाइंदे बाबू इकबाल हमारे साथ मौजूद है। बाबू इकबाल, क्या सिचुएशन है, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि नताइज जो आने का सिलसिला है ये जारी है। जी, अभी तक जो है मुकम्मल तौर पे नताइज जो है वो नहीं मिल सके हैं। गैर हतमी कुछ नताइज जो हैं वो रुके हुए हैं और कुछ उनके पोलिंग स्टेशन जो है वो उन्होंने स्टैंड बाय किए हुए हैं कि जब वो कंप्लीट होंगे तो फिर वो देंगे। लेकिन यहाँ मजमूई तौर पे सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी ने जो है नौदेरो और रतोदेरो, जो मोहतरमा फरियाल साहिबा का हल्का है और वहाँ से वो MP हैं, वो दोनों की म्यूनिसिपल कमेटी जो है उन्होंने स्वीप की है और लाड़काना में इनका टफ कंपटीशन था। जीते हैं ये 20 यूनियन कमेटियां थी, 20 में से 18 पीपल्स पार्टी का गैर हतमी तौर पे जो है अभी तक ये ऐलान किया गया है कि गैर हतमी तौर पे जो है 20 उन्होंने यूनियन कमेटी में से 18 जीती हैं और 2 जो है GTA को मिली हैं। लेकिन जैसे ही हम आगे चलते हैं तो बाकरानी और डोकरी तालुका है, तो बाकरानी और डोकरी तालुके में तकरीबन ये समझें कि टाउन कमेटी बाड्रा जो है वो भी मुखालफिन ने GDA ने जो है वो जीती है। उसमें 14 वार्ड हैं तो 8 वार्ड जो हैं वो GDA ने लिए हैं और इसी तरह डोकरी टाउन कमेटी जो है उसमें 5 वार्ड हैं, 5 में से 3 वार्ड जो हैं। अच्छा बाबू इकबाल, ये ज़रा बताएं हमें कि ज़ाहिर है कि आप एक अरसे से इंतखाबात कवर कर रहे हैं, ठीक है, सिंध की सियासत पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। ये जो आप आम इंतखाबात देखते हैं, जो जनरल इलेक्शंस होते हैं जिसमें सूबाई और कौमी असम्बली के हलकों पर लोग वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, उसमें और ये जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं, इसमें मजमूई तौर पर लोगों के मिजाज में क्या फ़र्क आपको दिखाई देता है? देखिए, मिजाज ये था कि कल जो यहाँ देखा गया, मैं समझता हूँ पूरे जो 14 अजला है वहाँ भी यही होगा, लेकिन और जगहों पे रश नजर आया था। यहाँ वो जोश और खरोश और ये सारी चीजें जो हैं उनका अंदाजा बिल्कुल इस बात से लगाया जा रहा था कि वोटर जो था वो न सिर्फ पीपल्स पार्टी पर जनरली वोटर जो है वो कोई खफा था, नाराज था, बहुत कम निकला। और ये देखिए जहाँ 1100, 1200, 1600 वोट थे, वहाँ भी 80 वोट, 100 वोट, और हम हर पोलिंग बूथ पे गए तो वहाँ जो था तनासुब वो बहुत ही ज्यादा कम था। न होने के बराबर था कि अगर 1600 में से 150 वोट जो है वो कास्ट किए गए हों और लोग आए तो उन्होंने अपना हक राय इस्तेमाल किया, तो प्रॉपर वो किया नहीं। और दूसरी बात ये थी कि ये लोकल गवर्नमेंट में और जनरल इलेक्शन में इस वक्त ये था कि इनके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे ना, वो एक तो सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एक अरसे से है और कई जगह पे असिस्टेंट कमिश्नर और डायरेक्टर एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, इनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी न्यूट्रलिटी जो है वो कितनी होगी और किस अंदाज में होगी कि जो डायरेक्ट इनका मातहत हो, और मातहत होने के बाद जो है वो मतलब क्या क्या बात इनकी ना मानेगा, और हुकूमत की इनकी हो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों की, तो मुखालिफों के लिए तो जाहिर है एक बहुत बड़ा वो ड्रॉबैक था अपने लिए। लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। लाड़काना में ये फिर भी मैं कहूंगा कि पीपल्स पार्टी के लिए अपसेट है कि अगर उन्होंने शहर ले भी लिया है तो मुखालिफ वोट भी उनको उतना ही पड़ा है जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला है। अच्छा। तो थोड़ा सा कम होगा क्योंकि उनका हार आ गया है। बाकी नौकरी में और बाकरानी में जो है इस तरह 5 जो है वो दही इलाकों की जो यूनियन काउंसिल है वो 5 और जो है वो सिर्फ नौकरी और बाकरानी में जो है GDA ने जो है जीती है। और इसी तरह रस्तोदेरो की भी जो दही इलाकों की कुछ यूनियन कमेटी है या लाड़काना की है कि यूनियन काउंसिल जो है फुल, वो भी GDA ने जो है वो गैर हतमी तौर पे उनके जीतने की इतला है। तो काफी मतलब उन्होंने लूज भी किया है और मजीद मेहनत की जरूरत भी है। और इस तरह बड़ा इतना अजीब अच्छा एक गेरेलो टाउन है, उसमें सिर्फ 3 वार्ड हैं, 3 वार्ड में से एक पीपल्स पार्टी ने जीता है और एक का जो है वो GDA ने जीता है। इस तरह वो टाउन भी जो है वो अनबैलेंस है और जो एक टाउन में एक वार्ड बचता है
उसमें अभी तक जो है उन्होंने रिजल्ट अनाउंस नहीं किया है उसका। कल के लिए कहते हैं कि रिकाउंटिंग होगी या रिपोलिंग होगी, अभी अच्छा। उसका कोई बाकायदा तौर पे नहीं हुआ है। तो इस तरह चलिए उन्होंने आज के सारे दिन बाकायदा- हम इस तमाम से सूरत हाल पर नज़र रखेंगे और आपसे भी गाहे बेगाहे हम इस हवाले से अपडेट लेंगे कि भी आगे क्या फैसला बना, क्योंकि अभी हम मुसलसल देख रहे हैं कि जो रिजल्ट्स हैं वो आ रहे हैं। सारी जगहों पे तो पोलिंग का जो अमल है वो भी मुअत्तल कर दिया गया। ये हंगामा रहा, ये आप देख रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। मतलब यहाँ पे एक तो कल तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, चले लोग निकले, लेकिन फिर जिस तरीके से कल लड़ाइयाँ हुई हैं और जो कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था हुए हैं, समझ में नहीं आई। नहीं, जाहिर है कि अब लोगों का मिजाज है, उनको ग्रीवेंसेस वैसे भी होंगे। गली मोहल्लों में जब इंतखाबी मुहिम चलती है तो आप सोच सकते हैं कि फलाने ने फलाने के लिए नारा क्यों लगाया, फलाने के साथ हमदर्दी क्यों थी। फिर एंड में अगर वो देख रहे हो कि किसी तरीके से धांधली हो रही हो या कोई धांधली कर रहा हो और उसको रोकने की कोशिश हो रही हो, तो फिर जाहिर है कि आपको पता है कि ऐसे ही मनाजिर देखने को मिलते हैं। तो ये सारा चक्कर है। अच्छा, सिंध में तो बल्दियाती इलेक्शन का मामला हो गया, फिर पंजाब में ज़मनी इलेक्शन है और उसको लेके सियासी मैदान में आप देख लें कि बहुत गर्मा गर्मी है और हलचल भी है। अच्छा, स्वात का मार्के का तज़किरा करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर एक जानिब 12 रुकनी इत्तेहाद था और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे फजले मौला, और वो 18,042 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। तो ये मतलब आप देख लें कि बिल्कुल जी। और बड़ी यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन अगर आप देखा जाए तो मुराद सईद को इसका बहुत ज़्यादा आप क्रेडिट भी आपको दे सकते हैं। ये तो क्रेडिट है कि he's always been a worker, और ये बिल्कुल वर्कर की तरह उन्होंने वहाँ पे काम भी किया है और वहाँ डोर टू डोर कैंपेन जो उन्होंने वहाँ पे चलाई है और जो वहाँ की फिजा थी उससे भी लग रहा था कि पलड़ा कौन सी जमात का भारी होने वाला है। अच्छा, उधर सिंध में भी हम देख रहे हैं कि सियासी माहौल में तनाव की सी कैफियत है और MQM पाकिस्तान जो कि इत्तेहादी जमात है हुकूमत की, उनकी जानिब से नाराज़गी का इजहार किया गया है। और वसीम अख्तर साहब इस मौके पर आगे हैं, कहते हैं कि भाई जो पीपल्स पार्टी से मुआहदा हुआ था उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही और वज़ीर आज़म साहब बतौर ज़मानती अपना किरदार फिर अदा करें। अच्छा, चंद जो यूसीज हैं जो हमारी हैं रिवायती और हम वहाँ से जीते हैं, वहाँ से DSP साहब सारे बैलेट बॉक्सेस ही ले गए, काउंटिंग से पहले ही ले गए वहाँ से उठा के और वर्दी में ले गए। मेरी मीटिंग हुई है, हमारी सबकी मीटिंग हुई है, हमारी कमेटियां बनी हुई थी। इस पे डिले हो रहा है जिससे नुकसान हो रहा है। हमारे वोटर्स परेशान हैं, हमारे सपोर्टर्स परेशान हैं कि जिस वजह से हमने पीपल्स पार्टी से एग्रीमेंट किया था और पहली शिक जो प्रायोरिटी है वो एक्ट की थी कि बल्दियाती निजाम को मजबूत करने का वो एक्ट बन जाए जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं, वो नहीं हो रहा। एक तरफ अच्छा जी, MQM पाकिस्तान तो इस वक्त काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जिसका बरमला इजहार भी किया वसीम अख्तर साहब ने कि भाई जो हमारे साथ मामला आपके तय पाए थे, जो मुआहदे हुए थे, उन पे काम तो करें। अच्छा, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, उन्होंने कहा है कि जो सुहानी ख्वाब MQM पाकिस्तान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिखाए थे क्योंकि वो पूरे नहीं हो रहे, तो हम उनको पेशकश करते हैं वो वापस आ जाए। वो वापस आएंगे, उनको खुशामदीद कहेंगे और साथ में ये भी कहा कि सूबा का भोला अगर घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। वादे वहीद करके आए थे, जो उन्होंने ख्वाने दिखाए थे वो नहीं हो सका और ना होगा। MQM के दोस्तों से भी मुखातिब, जितने जल्दी फैसला करेंगे उतने जल्दी होगा। किसी फोन का इंतजार ना करना, आप फोन के इंतजार में रहेंगे तो रह जाएंगे। अपना फैसला करें, चाहे आपका फैसला PDM के साथ रहने का हो, पीपल्स पार्टी की गोद में बैठने का हो, अपनी आवाम के साथ खड़े होने का हो, अपने जमीर के मुताबिक फैसला कर लें। अगर MQM आना चाहे तो हम उसे वेलकम करें, हमें कोई आर नहीं है कहने में। आज भी अपना फैसला तब्दील करती है, आना चाहती है तो सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। एक फैसला ये है कि वो PDM की हुकूमत को फौरी तौर से छोड़ के अलहदा हो जाए। दूसरा फैसला ये है कि वो PDM के साथ ही बैठे रहें, शॉर्ट टर्म इख्तिदार के मजे लूटते रहें। फिर ये इलेक्शन आखिरी साबित होगा MQM के लिए। जो सबसे बड़ा फैसला वो कर सकते हैं वो ये कि वो जहाँ से गए थे वहीं पर वापस लौट आए। जब भी लौट कर आएंगे हमारे पास रास्ते खुले हैं। बाप पार्टी के भी एक दोराहे पर खड़े हैं, वो भी फैसला करने वाले हैं, हम उनको भी वेलकम कहेंगे। खाफ लीग का जो फ्रैक्शन निकल गया उसे भी वेलकम कहेंगे। अच्छा, एक मजे की बात ये कि वो जो शॉर्ट टर्म इक़्तिदार की बात कर रहे थे, तो पहले भी इक़्तिदार में इनके साथ थे, वो उनके साथ खड़े हुए तो उनकी हुकूमत बन गई। उन्होंने कहा मजे लेते रहे तो उन्होंने भी मजे लिए उसकी ठीक ठाक। तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये है कि देखिए स्टेटमेंट कैसे चेंज होती है। वो परवीन शाकिर साहिबा का बड़ा अच्छा क्या वो शेर है, वो हरजाई से मुताल्लिक तो वो बहरहाल वो सादिक आता है। इस पे शेर में बयान नहीं करूंगा, सारे गूगल कर लें, ठीक है। अच्छा जी, सियासी सूरत हाल पे जरा तज्जिया ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब। आमिर ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। सर, स्वात से शुरू करते हैं, ठीक है।
एक चीज़ ये है कि जनाब जब ज़मनी इलेक्शंस वैसे जो हिस्ट्री रही है इससे पहले तहरीक इंसाफ की जब अपनी हुकूमत थी तो उस वक्त भी हमने देखा कि वो शिकस्त खा जाया करती थी। आखिरी दिनों में काफ़ी ये ऐसे तवातुर से वाक़यात देखने में मिले, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं दूसरे इलाक़ों में मोस्टली। अब ये जो सिलसिला चेंज हुआ है, क्या ये वाक़तन चेंज है? क्या ये पब्लिक सेंटिमेंट जो इमरान खान साहब के हक़ में गया है ये उस बात का अक्कास है, या फिर खैबर पख्तूनख्वा में चूँकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी है तो इसका भी कोई इम्पैक्ट पड़ा होगा? है क्या ये? कि किसी भी मतलब इंतखाबात में कोई एक फैक्टर नहीं होता, कई फैक्टर्स होते हैं। यकीनन इमरान खान को जो कहते हैं ना मकबूलियत में उनकी एक सर्ज आया है, वो एक बड़ी वजह है। केपी में हमें पता है कि पहले से पीटीआई जो है एक मकबूल जमात है, तो ये तमाम अवामिल मिल मिलाकर जो है उनकी कहते हैं ना फतह के ऊपर खत्म हुए केपी के बाई इलेक्शंस के अंदर। और असल बात ये थी कि अगर आप अपनी पुरानी सीट रिटेन करें वो इतना बड़ा कारनामा नहीं होता, मतलब कारनामा तो है फिर भी, लेकिन अगर आप मुखालिफ की सीट जीत लें तो ज्यादा एक बड़ी बात होती है। तो बाद में आपको पता है कि पीटीआई की गिरफ्त बड़ी मजबूत रही है पिछले 2-3 इंतखाबात से, तो उसमें ये नतीजा जो था मुतवक्को था, मैं यही कहूँगा। जी अच्छा, तो आमिर साहब जो स्पेसिफिकली जो आमिर साहब सिचुएशन में चल रही है, तो उसमें जो तमाम तर पॉलिटिकल सिनेरियो हम देख रहे हैं, काफ़ी की जो सिचुएशन है वो किस तरीके से टूट फूट का एक तरीके से शिकार हो रही है, तो इस तमाम सिनेरियो में आप पंजाब के जो ज़िमनी इलेक्शन है उनको कितना हम देख रहे हैं? देखिए, ज़िमनी इंतखाबात जो है वो ज़ाहिर है कि मेक एंड ब्रेक हैं हमजा शहबाज के लिए भी और पीटीआई के लिए भी, कम से कम शॉर्ट टर्म में। और जिस तरह की शिकायत, एक तो हमें ये देखना चाहिए कि जहाँ जहाँ इंतखाबात हुए हैं, चाहे वो ज़िमनी इंतखाब हो कराची का, चाहे भी देही सिंध के अंदर आपने देखा कि लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए कि जहाँ पर लोगों को बहुत शिकायतें हैं और इस बात की बात हो रही कि जी मैनिपुलेट हो रहा है, और जो इलेक्शन कमीशन है, इंतजामिया है, वो कहते हैं ना पुरअमन इंतखाबात कराने से कासिर नजर आ रही है और बहुत ज्यादा एलिगेशन हैं धांधली की भी और मैनिपुलेशन की भी। उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है ईसीपी के लिए कि कैसे पंजाब जैसे जहाँ पर इतनी ज्यादा स्टेक्स आए हैं वहां पर कैसे जो है आप इंतखाबात को ऐसा कराएं कि वो मुतनाज़ा ना बने। और जाहिर है कि इसमें दोनों जो जमातें हैं, या एक तरफ पीडीएम है और एक तरफ पीटीआई है, अपना अपना पूरा जोर लगाएंगे। उसमें बहुत सारे जो मुनरिफ अरकान है वो इंतखाबात लड़ रहे हैं, तो बहुत चैलेंजिंग होगा। और उसमें जाहिर है कि उसमें कई ऐसे लोग थे अरकान में कि जो आज़ाद जीते थे और फिर उन्होंने पीटीआई में शामिल हुए थे। लेकिन अभी हमें यह भी तस्लीम करना पड़ेगा कि कम से कम शहरी इलाकों के अंदर जहाँ पे नॉन डायनेस्टिक सीट्स होती है वहां पर पीटीआई का एक मकबूलियत को रूज हासिल हुआ है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है आमिर जहाँ साहब, ये जो इंतखाबात को मुतनाज़ा होने या ना मुतनाज़ा होने का दारोमदार पाकिस्तानी सियासत में सिर्फ इस बात पर हमने देखा है कि नतीजा किसके हक में आया, यानी कि जिसके हक में नतीजा आया उन्होंने कहा जी इससे ज़्यादा तो मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ही कोई नहीं थे। दूसरे नारे लगाते रहते हैं कि जी धोखा हो गया, धांधली हो गई। इसका हल क्या है? दुरुस्त कह रहे हैं आप कि एक तो ये हमारा मतलब एक रिवायत रही है, लेकिन ये भी तस्लीम करने की बात है कि हमारे यहाँ जिस तरह से जमहूरियत की बात होती है और इंतखाबात की बात होती है तो बड़ा ही कॉम्प्रोमाइज हमारे ये पूरा अमल है। अब जो हमारे मतलब है वो इंतखाबात जो गैर मुतनाज़ा भी होते हैं वहां पर भी सबको पता है कि जी देही इलाकों में वोटों की खरीदो फरोख्त होती है, और वो जितने भी चाहे वो पंजाब के हों चाहे सिंध हो, वहां पर जो बासर अफराद होते हैं वो जनाब खानदानों से बात करते हैं, पूरे जो ट्राइब्स हैं उनसे बात करते हैं और वोटों के पैसे लग रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ ये अमल क्वेश्चनेबल रहा है। तो इसीलिए मैं ये करूँगा कि इन हालात में और ज्यादा मुश्किल हो गया जब ये एलिगेशन इल्जामात हैं कि जनाब अपनी मनपसंद एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाए जा रहे हैं, इंतजामिया में रद्दोबदल किया जा रहा है। तो सिर्फ आप इसको ये नहीं कह सकते कि जी रिवायती तौर के ऊपर क्योंकि इल्जाम लगाने की आदत है इसलिए इल्जाम लग रहा है। हमारे यहाँ मतलब है एक इशू ये है कि धांधली होती है, मैनिपुलेशन होती है, और इसी वजह से पाकिस्तान की जमहूरियत जो है वो कोई मुस्तहकम हुकूमत देने में हमेशा नाकाम होती है। तो ये मेरे ख्याल में हमें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है और इस पूरे सिस्टम को कैसे आप तब्दील करते हैं कि वो चैलेंज है, लेकिन वो चैलेंज हमारे एजेंडे पे नहीं है, हमारे हुक्मरानों के बस।
बहुत ज़्यादा तब्दीली आ सकती है। लोग नहीं ख़रीदे जा सकते अगर लोगों का पेट भरा ना हो। यहाँ पे हमने देखा है कि सिंध में गुर्बत कितनी है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों पे इन्फ्लुएंस डाला जा सकता है। बहुत शुक्रिया जी। आमिर ज़िया साहब मारूफ दियाकार हमारे साथ मौजूद थे और हम उनसे ज़रा तबसरा ले रहे थे जो सिचुएशन है सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के और साथ में जो ज़मीनी इलेक्शन जो पंजाब में होने जा रहे हैं उस हवाले से। अच्छा, एक और चीज़ भी है, वन लास्ट थिंग बिफोर वी गो ऑन टू द ब्रेक। एक चीज़ ये है कि जिस तरह से इमरान इस्माइल साहब अपने इत्तेहादियों को याद कर रहे थे, जिस तरह की लैंग्वेज इस दौरान यूज़ की गई ना, बाज़ औक़ात वो भी आड़े आ जाती है। हाँ। कि ये जब हमें छोड़ के जा रहे थे, ज़ाहिर है वो आप सियासी जमात तो नहीं थे, इनकी घरों तक जाओ। हाँ, मतलब तो आप तो वायलेंस जो है वो इंस्टिगेट आप कर रहे हैं। फिर मेरे ख्याल से बहुत सारी लैंग्वेज ये कुकड़ी बिक गए और ये सारी चीज़ें, ये इस तरह के ना इस तरह की वर्ड तो इस्तेमाल बाज़ नहीं औक़ात करने कोई चाहिए। आना भी जाता है, वो कहते हैं देखें जी मैं जब गया था तो क्या क्या बातें कर रहे थे, हालांकि मेरी सियासी जमात अलग थी, मेरा नज़रिया अलग था। कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती सियासत में, लेकिन उसके बावजूद ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब हम यहाँ पे बैठ के हमें दुख हो रहा था कि कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करने वाली। ये भी बहरहाल एक लेसन है हमारे सियासतदानों के लिए, उम्मीद है आगे चल हमारे लिए भी किए। हम किसके लिए वोट कर रहे हैं जी, लैंग्वेज देख लें इनकी। ब्रेक के बाद मिलते हैं जी जनाब। तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जितने भी इस वक्त स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं जिस वक्त घरों में, क्योंकि ऑफ कोर्स गर्मियों की छुट्टियां हैं, गर्मियों की छुट्टियां आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, तो स्क्रीन के थोड़े वो नेड़े हो जाएं, क्योंकि अब हम जिस बात का, जिस मसले के हवाले से बात करने जा रहे हैं वो आप तमाम तर लोगों की ज़िंदगियों, आप लोगों के करियर से जुड़ा हुआ है। और ये मसला है कि हम में से बहुत सारे लोग तो करियर काउंसलिंग लेते ही नहीं। अब आपके जी करियर काउंसलिंग, हमने तो बचपन से अम्मी ने कह दिया था इंजीनियर बनना है, हमें तो उन्होंने कह दिया था जी सारे एमबीए करें, तुम भी एमबीए कर लो जी। वो क्या कहते हैं, एक बात है बीसीएस आ रहा है बीसीएस कर लो, एमसीएस आ रहा है एमसीएस कर लो, यानी कि मैथ्स कॉम आ रहा है मैथ्स कॉम कर लो। हाँ जी, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट हम चीजें करी जा रहे थे, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि करियर कैसे बनाना भी आगे अपना। असल में चक्कर ये है कि दो तरह की दुनिया होती है। एक दुनिया वो होती है जब आप यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, अभी फारिग तहसील नहीं हुए होते, आप ये समझते हैं कि जैसे ही आप यूनिवर्सिटी के दरवाजे से निकलेंगे, यानी कि अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद, तो जो नौकरियाँ हैं और नौकरियाँ देने वाले वो बाहें खोल के आपके लिए खड़े होंगे कि आ जाओ, तो सानू इंतज़ार है। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो ख्वाब चकनाचूर होते हैं जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं, क्योंकि एक तो ये है कि बहुत ही ज़्यादा लोग पास आउट हो रहे होते हैं, नौकरियाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, फिर उसके बाद जब नौकरियाँ भी होती हैं तो मेरिट नहीं होता, तो बहुत से मसाइल का सामना होता है। एक फैक्टर ये भी होता है कि एक ही सब्जेक्ट को जब सारे लोग लेते रहेंगे तो एक फ़र्क होता है, जिसे कहते हैं तलब और रसद का एक तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो नहीं होता तो फिर सारी चीज़ें उससे बिगड़ जाती हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं पाकिस्तान की अगर हम बात करें, और ब्रेन ड्रेन की जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। हमारे पाकिस्तान में वैसी बहुत सारी चीज़ें भी हैं, जैसे आप देखें कंप्यूटेशनल फिजिक्स में, आई रिमेंबर माय फ्रेंड डिड ऑनर्स इन कंप्यूटेशनल फिजिक्स, लेकिन उस बेचारी को पता चला कि पाकिस्तान में तो इसके आगे ना कोई मास्टर्स की उसके पास ऑप्शन है, अगर उसको जाना भी है तो बाहर जाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसका हमें मालूम नहीं है कि हमें कौन सा लेना चाहिए और हमारा इंटरेस्ट कहाँ पे जाके लैंड कर रहा है। इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर तालीम, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट है, और माहिर तालीम मोहम्मद फैसल जो स्टैनफोर्ड, जी बिल्कुल, जो स्टैनफोर्ड, क्योंकि इतने माहिर तालीम है कि स्टैनफोर्ड से पढ़े हुए, और साथ में MIT लंदन के साबिक तालिब इल्म भी हैं, और पिछले 22 सालों में से तालीम के मुख्तलिफ शोबों में बरतानिया, अमेरिका और कनाडा में भी ये काम करते रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम फैसल एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी फैसल कि आप बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, नौजवान नस्ल के लोग हमें देख रहे हैं, उनको बता दें कि एग्जैक्टली करियर काउंसलिंग है क्या चीज़ और उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है इस वक्त आज के दौर में। सो कैरियर काउंसलिंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसी चीज़ है कि जैसे अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बताया कि भाई हमें जन्नत कैसे हासिल करनी है, राइट, अती अल्लाह व अती रसूल, अल्लाह उसके रसूल की अतात। इसी तरीके से कैरियर काउंसलिंग दुनिया में एक बहुत अहमियत की हामिल है कि अगर आपको पता हो कि भाई आपने स्पेसिफिक इंडस्ट्री में कैसे जाना है, तो आप पहले से ही अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। सो दुनिया में इस वक्त 600 मिलियन जॉब्स अवेलेबल हैं सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में, जिसमें डेटा साइंस, बिग डेटा, AI, ये सब चीज़ें, साइबर सिक्योरिटी, सब चीज़ें मौजूद हैं। और ये बिकॉज के फिज़िकल बॉर्डर्स अब बहुत ज़्यादा खड़े हो गए हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड व्हाट नॉट, डिजिटल बॉर्डर्स दे डोंट एग्जिस्ट एनीमोर, राइट। सो घरों से लोग बैठकर भी काम कर सकते हैं अगर अच्छे तरीके से पढ़ लें, अपने आप को कर लें। बट देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट कि पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ग्रेजुएट्स निकाल रही हैं, जॉब मार्केट यहाँ पर है और वो यहाँ लाके बच्चों को खड़ा करती हैं। सो दिस जो उनको चाहिए है, जैसे आप कहते हैं ना कि भाई जॉब्स कहाँ पर हैं, देयर आर 600 मिलियन जॉब्स अवेलेबल ग्लोबली, ठीक है ना। लोग यहाँ से बैठ कर 3-3, 4-4 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। दीज आर नॉट फ्रीलांसिंग्स,
फ्रीलांसर्स नहीं है ये, दे आर वर्किंग। सो उसके लिए आपको वो स्किल चाहिए, क्लाउड टेक्नोलॉजी उन सब के ऊपर काम चाहिए। जैसे हमारी एक सिस्टर हैं, वो घर से बैठकर 10 साल का उनका गैप आ गया था शादी के बाद। 10 साल का गैप था, बच्चे हो गए 2, सब कुछ हो गया, ठीक है। आज वो माशाल्लाह शी इज़ अर्निंग 6 फिगर्स, 1.5 लाख रुपए घर से बैठ के कमा रही है, यूके की कंपनी के लिए काम कर रही है। सो शी इज़ वर्किंग फ्रॉम होम। एक हमारा स्टूडेंट है जो दौड़ का रहने वाला है, जो सिंध में एक जगह है, बहुत पसमानदा इलाका है, और वो जब मेरा सेमिनार हुआ था 25 को, तो वहाँ पर ना फिरोज़ टेक्सटाइल 1888 के ना CIO भी आए हुए थे। तो उस लड़के ने मुझे बताया कि फैसल भाई, मैं इस कंपनी में तौलिए काउंट करता था। उसके मुझे 15,000 रुपये सैलरी मिलती थी 2016 में। आज वो लड़का हमारे ऑफिस में काम करता है एंड ही इज अर्निंग 400,000, 4 लाख रुपए की सैलरी। वाओ, दैट्स सो ही लर्नड ऑल द साइबर टेक्नोलॉजीज एंड ही इज नाउ वर्किंग विद इन आवर कोर टीम। हमारी कोर टीम में काम करता है और वो सारी लैब्स डेवलप करता है। बट लर्न फ्रॉम वेयर, ये आइडिया ये हमारा प्लेटफॉर्म है जो हमने बनाया है, जो दुनिया में 13 ज़बानों में पढ़ाता है। उर्दू उनमें से एक है, बाकी रशियन, मैंडरिन, चाइनीज़, इंग्लिश, मतलब कि देयर स्पेनिश, पोर्चुगीज़। जो दुनिया में 8 बिलियन में से जो 5 बिलियन लोग जो ज़बानों में बात करते हैं ना, हम उसको टारगेट करते हैं। सो हमने ओरिजिनली स्टार्ट किया था पाकिस्तान से, और अब उसको हम ग्लोबल ले जा चुके हैं। 200 से ज़्यादा ममालिक से लोग आते हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, बिकॉज वो ग्लोबल लैंग्वेजेस हैं। अच्छा फैसल, मुझे बताइएगा, जितने भी हम अपने तालीमी निज़ाम में देखते हैं कि जो जितने भी लोग जो पास आउट होते हैं, उसमें से तकरीबन 64% लोग ऐसे होते हैं जो कि बेरोज़गार रह जाते हैं। और वो जैसे सतीब इंट्रो में बात कर रहा था कि जब हम लोग पढ़ रहे होते तो हमें लग रहा होता है कि हम जैसे ही यहाँ से निकलेंगे, जैसे हमारी डिग्री मिल जाएगी, तो बाहर के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो तो तरस रहे होंगे कि भाई ये हमें आके ज्वाइन कर ले, जो कि ऐसा नहीं होता। हमें ऐसा लग रहा होता है कि जी हम तो इतने ज़बरदस्त तरीके से चल रहे हैं। तो क्यों हो रहा है ऐसा? इतनी बड़ी अमाउंट में जो लोग हैं वो बेरोज़गार हो रहे हैं, There's a big जॉब disconnect. अपॉर्चुनिटी नहीं है। नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, बट देयर इज़ अ बिग डिस्कनेक्ट ये है कि पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ना उन्होंने ऑर्थोडॉक्स रखा हुआ है, और दुनिया में जो जॉब्स हैं वो आपको तैयार नहीं कर रहे उन जॉब मार्केट के लिए। मतलब कि इसलिए पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 64% अनएम्प्लॉयमेंट है यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स की। द रीज़न इज़ के मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं रिसेंटली आया था, कुछ लोगों से मिला, लम्स के ग्रेजुएट से मिला, 3.9 GPA, गीकी के लोगों से मिला, गुलाम इसा खान इंस्टीट्यूट जो है, बहुत बड़ा वो है, नाम है। मुझे ऐसे बच्चे मिले, 2 बच्चे स्पेसिफिक थे, एक BS कर रहा है AI में, एक BSc कर रहा है CS में। मैंने उससे पूछा भाई तुम्हें वॉटसन पता है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा तुम्हें क्लाउड टेक्नोलॉजी का पता है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा तुम गीकी में तुमने कितना साल लगा? उसने कहा 1 साल हो गया मेरा, 3 साल रहते हैं। गीकी वो है जिसकी पर सेमेस्टर 8, 8.5, 9 लाख फीस होती है, राइट? तो अगर एलीट यूनिवर्सिटीज़ का ये हाल है, उसने कहा मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, अभी मैं नेक्स्ट ईयर में जाऊँगा तो पता चलेगा। तो आप अंदाज़ा करें कि जब एलीट यूनिवर्सिटीज़ का ये हाल है तो फिर लोअर यूनिवर्सिटीज़ के साथ क्या हो रहा है। सो द डिस्कनेक्ट इज़ कि जो वहाँ पर पढ़ाने वाले लोग हैं वो वही ऑर्थोडॉक्स उनकी पोस्चर है कि तालीमी निज़ाम में थोड़ा बहुत फ़र्क आना चाहिए। हम तो ये भी अलाउ नहीं करते ना। मसला ये कि अगर कोई स्टूडेंट हमसे सवाल बार बार करे तो हम सबसे ज़्यादा तो उसी को स्नब करते हैं, जो कि हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। इससे तो आप बच्चों की क्रिएटिविटी और सब चीज़ें रोक देते हैं, और उसकी क्यूरोसिटी ख़त्म कर देते हैं हम लोग। एक साहबी थे अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु और हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, वो सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे, बार बार सवाल करते थे, ठीक है। तो उनकी सारी हदीसें मुबारक जो है ना, वो सारी की जो उनसे कोटेशन है, जो उनसे मिली हैं, वो सारी की सारी क्वेश्चंस में, ठीक है। तो क्वेश्चंस पूछना इज़ पार्ट ऑफ द सुन्ना, बट इसको डिस्करेज किया जाता है बिकॉज बहुत डिफरेंट माहौल है। इवन वेस्ट के अंदर अगर आप जाएंगे, इट डजेंट मैटर हाउ यू लुक लाइक, बट इफ़ यू हैव अ गुड क्वेश्चन, देखें कोई क्वेश्चन बुरा क्वेश्चन नहीं होता, इट्स अ क्वेश्चन, आई एम आस्किंग बिकॉज आई डोंट नो। तो वो उस चीज़ को इनकरेज करते हैं कि आप सवाल पूछें क्या आपके जहन, ताकि टीचर आपकी हेल्प। हाउ यू पुट इट दैट मैटर्स द मोस्ट, मतलब ये कर कैसे रहें। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जो ब्रेन ड्रेन के ऊपर हम बात करते हैं कि अव्वल तो मसला ये है कि हमारे पास से हमारे पास से लोग जो है निकलते हैं उनको पता नहीं होता। अब जिनको पता होता है तो उन किसी तरीके से उनको बाहर बुलवा लिया जाता है, और क्यों ना बुलवाया जाए, ज़ाहिर है कि वो मतलब उनकी जहनी सलाहियत ही इतनी होती है, अच्छे होते हैं, तो वो बाहर जाके फिर बुलवा जाते हैं, और पाकिस्तान जो है वो बेचारा इन्हितात का शिकार हो जाता है। इस सूरत हाल का कैसे मुकाबला किया जाए? देखें, दुनिया में ऐसा है सेट के फिज़िकल बॉर्डर्स बहुत ज़्यादा खड़े हो गए हैं। हम लोग खुद अपना 2023 में फरवरी में लंदन में अपनी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। हाँ, सेंट्रल लंदन में। जी, लंदन, सेंट्रल लंदन में। जी, सेंट्रल लंदन में अपनी हम लोग यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, और अन्नाफे कॉलेज ऑफ इमर्जिंग साइंसेस। हमारी फ़ीस 12,000 पाउंड सालाना होगी, दैट्स द लोएस्ट टियर। अच्छा, बिल्कुल। बट लेकिन एक सेमेस्टर की 12,000 चली जाती है। मतलब कि
ये पूरे साल की फीस है, वाओ, ठीक है। सो वहाँ पर 1200 पाउंड आपके 12,000 12,000 12,000 ठीक है। जो वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लोअर एंड में हैं, उनकी फ़ीसें 15,000 पाउंड 16-18,000 से शुरू होती हैं, राइट। सो देखें, दुनिया में ब्रेन ड्रेन जो है, अब जो इमिग्रेशन खुल रही है ना, इट्स इमिग्रेशन थ्रू एजुकेशन, कैरियर प्रोग्रेशन थ्रू एजुकेशन। अगर यहाँ से कोई जाता भी है ना बाहर काम करने के लिए, उसको जाना चाहिए, वो जाए, अपना पर्सपेक्टिव अच्छा गेन करे, उसको पता चले कि भाई दुनिया में काम कैसा हो रहा है, उसके बाद ही ऑलवेज कम्स बैक। लेकिन फिर जब वो आगे सर्व करता है ना, तो क्योंकि वो फिर आके कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं ना कि भाई वहाँ में क्या मिल रहा था, यहाँ में क्या मिल रहा है, क्या करें, कैसे करें। अच्छा, वो जो एजुकेशन थ्रू इमिग्रेशन थ्रू एजुकेशन वाला कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर आपने देखा अभी रिसेंटली वो यूरोपियन कंट्रीज एंड ऑल दैट, ये सारे ओपनिंग द बॉर्डर्स बहुत सिग्निफिकेंटली, मतलब बट नॉट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान और नहीं, ऐसा नहीं। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, मेरे एक स्टूडेंट BMW में काम कर रहा है, अच्छा, लाहौर से है। एक स्टूडेंट जो है मेरा PwC में है, डेलॉयट में है, KPMG में है, EY में है। दे आर वर्किंग इन जर्मनी, फ्रांस, UK, फिनलैंड। फिनलैंड में तो अभी वो जॉब ढूंढ रहे हैं लड़के। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी स्टूडेंट्स हैं भाई इनके, मतलब डेलॉयट सर, आप KPMG की बात करें तो फोर्स है। चलें, बहुत शुक्रिया जी, फैसल हमारे साथ मौजूद है और हम जरा बात करते हैं काउंसलिंग के हवाले से। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेते हैं जी जनाब। तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और अब ब्रेक के बाद बात करेंगे आपकी खूबसूरती के हवाले से, और क्यों आप लोगों को लगता है कि खूबसूरती सिर्फ गोरे रंग में ही छुपी हुई है, और गोरे रंग को अपनाने के लिए, चलो भाई सत्ती को तो अल्लाह ने ब्लेस कर दिया है, अल्लाह ने कहा चलो मैं सत्ती को गोरा रंग दे देता हूँ, लेकिन अगर आपके पास गोरा रंग नहीं तो आपको लगता है आप खूबसूरत नहीं है, फिर आप जाके वो 4 क्रीमें हांडी में कूट के वो भी मुँह पे लगाएंगे, इंजेक्शन भी लगवाएंगे, तरह तरह की ब्लीचेस मुंह साड़ लेते हैं, उसके बाद अब जनाब पूरी की पूरी आपकी स्किन जल जाती है, और कहते हैं जी मुझे तो हो गई है ये, क्या कहते हैं इसको, पिगमेंटेशन। एक और चक्कर भी होता है कि वो कहीं पे जाके करवा देते हैं, पता नहीं ब्लीचिंग करवाते हैं, क्या करवाते हैं, 2 दिन तक स्किन रहती है वाइट, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होना शुरू होती है, उसके बाद एक नया टेक्सचर क्योंकि आप स्किन से वो प्रोटेक्टिव लेयर ही हटा देते हैं, उसके बाद जब सूरज की शुआएं आपके मुंह पे पड़ती हैं तो फिर आपको लग पता जाता है। हम दोनों कितने माहिर हो गए इस मामले में। एग्जैक्टली, मैं भी सोची चलती अपना क्लिनिक खोलो और फिर मैं भी। अच्छा, हमने जितनी बात की है इस हवाले से, एक वो इंजेक्शंस भी लगते हैं वाइटनिंग के, और वो ग्लूटाथायोन या क्या नाम है उसका, तो उसके भी इंजेक्शंस लगते हैं। अच्छा, लोग एक जानिब तो कहते हैं कि वी आर कूल विद आवर स्किन, लेकिन इसके बावजूद जो है वो तरह अब तो गली मोहल्ले में जगह जगह इंजेक्शन लग रहे हैं। तो जरा पूछ लेते हैं, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे जाने माने और पैसे स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक। बहुत शुक्रिया एक बार फिर, आप हमारे शो की ज़ीनत बने। तो ये क्या है, ये जो इंजेक्शंस आर देयर, और ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। एक साइड इफेक्ट था कैंसर की मेडिकेशन का, ग्लूटाथियोन, ठीक है। अच्छा, लोग अक्सर पूछते हैं क्या क्या से कैंसर तो नहीं हो जाता, तो कैंसर से बचाता है, यस। अच्छा, ये इंजेक्शंस जो है हम लोग बिल्कुल लगाते हैं, लेकिन पहले हम स्किन को चेक करते हैं, आपको पहले हम काउंसिल करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट में करवाता हूँ, एज, हाइट और वेट के लिहाज से आपकी डोज हम मेंटेन करते हैं। अच्छा, फिर इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगा के देखते हैं आपको कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट आपके ज़बरदस्त प्रोग्राम से ये कि प्लीज़ क्वालिफाइड डॉक्टर से ही लगवाइए, बिकॉज देखिए कोई रिएक्शन आएगा तो कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं लेता। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर ब्लड टेस्ट के बाद आपको हम काउंसिल करते हैं पेशेंट्स को कि आपका इंशाल्लाह रंगत इससे 2-3 शेड्स लाइट हो जाएगी। अच्छा, ब्राइट भी होती है। अच्छा, अक्सर लोगों के आपने देखा होगा मेलास्मा होता है, मैं उसके अंदर डायरेक्ट इंजेक्शन भी लगाता हूँ, वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले मुझे ग्लूटाथियोन के। तो ग्लूटाथियोन से डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है ये इंजेक्शन फॉर्म में। और फिर जब आपके इंजेक्शंस के बाद 5 से 10 से 12 तक लगते हैं, मैंने खुद अपने ग्लूटाथियोन इंजेक्शन लगवाए, मैंने खुद लगवाए हुए, एंड इट वाज वेरी सेफ, इट वाज अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस। देखिए बहुत सारी जगह देखिए ठीक ग्लूटाथियोन जो है वो ठीक है एंटी कैंसरस भी है, आप उसको लगवा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे हम देख रहे हैं स्किन स्पेशलिस्ट जो हैं वो बड़े सस्ते भी किस्म के इंजेक्शन लगा रहे हैं कि नहीं जी 800 के। तो लोगों को बता दें कि ग्लूटाथियोन जो वो इतना इनएक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि ऐसा ना होना कि कोई और चीज़ आप जाके लगवा लें अगर आप होना भी चाह रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए ना, आखिर लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, वो एक सेइंग है ना, व्हेन कम्स फेम कम्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को सही चीज़ पहुंचाएं। आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत सारे 2 नंबर चीज़ें भी आ रही हैं, प्लीज़ ऑथेंटिक डॉक्टर से, और एक सही जो चीज़ होती है आप बिल्कुल सीखें। इट्स एन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, लेकिन वन टाइम ट्रीटमेंट है ये। आपने जब इंजेक्शन लगवा लिया, आपको एक रिक्वायर्ड आपको स्किन कलर मिल गया आपको, उसके बाद हम आपको ओरल मेडिकेशन रखते हैं ग्लूटाथियोन, और फिर आपको सनब्लॉक ज़रूरी है, नेवर लीव होम विदाउट इट, नाइट क्रीम ज़रूरी है। जो आप बात बता रहे थे ना जिसमें कॉम्प्लेक्शन चेंज हो जाता है, वो बेसिकली स्टीरॉइड आप लगा लेते हैं फेस के ऊपर। स्टीरॉइड का साइड इफेक्ट ये है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वो आपको वक्ती तौर पे वाइट कर देता है, लेकिन क्या करता है आपका स्किन और
काली हो जाती है और आपकी स्किन पतली हो जाती है, आपकी पूरी वेन्स दिखने लगती है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि बॉडी वेट के हिसाब से इन सारी चीज़ों के हिसाब से आप लगाते हैं, पूरा डोज होती तो है। ये सिर्फ चेहरे की हद तक होता है या पूरे जिस्म पे इंजेक्शन जी, लगते फुल हैं? बॉडी पे इंजेक्शन, पूरी बॉडी पे नहीं लगते। ये आपका यहाँ पे वेन होती है, इसके अंदर लगाते हैं हम थ्रू इंट्रावीनस। हफ्ते में एक दफ़ा हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं अकॉर्डिंग टू द हाइट, वेट एंड उनकी जो एज है उसके लिहाज से हम एक डोज उनको बताते रिएक्शन हैं। क्या आ सकता है इसमें? रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन आ सकते हैं, वो मैं पहले ही करता हूँ। इंट्राडर्मल लगा के 15 मिनट छोड़ देते हैं। रिमेंबर एक बनीता ने बात की थी कि उन्होंने इंजेक्शन लगाया था, तो उन्होंने जब बाजू में लगवाया था उनका बाजू फूल गया था, देन शी गॉट सो स्कैर्ड कि उसने कहा नहीं। इंडीड, देखिए गलती तो बाजू क्या में तो गलती लगता ही हुई नहीं है। पहली बात तो बाजू में लगता ही नहीं है, इधर नहीं लगता है। इंट्रामस्कुलर लगता ही नहीं है, लगना भी नहीं चाहिए और उसका कोई फायदा नहीं होगा। ये वेन के अंदर लगता है हफ्ते में एक दफा। दूसरा वो भी पैच टेस्टिंग के बाद। इंट्राडर्मल मैंने इंजेक्ट किया उसको, चलें जी। 10-15 मिनट वेट किया, चलें। देखा लाली खारिज जलन नहीं हुई तो फिर लगा दिया। चलें जी, Okay. चलें जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर Most काशिफ welcome जी। आप तशरीफ लाए और बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की। एक ब्रेक लेते हैं जी। ऑलराइट जी, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम है हमारा बाखबर सवेरा और टाइम हो चुका है सब 10:05। मौसम कैसे आज होती है? मौसम बहुत गर्म है। कल ह्यूमिडिटी कितनी ज़्यादा थी और मतलब बुरा हाल हो चुका हुआ था। मैं देख रही थी दर्जा हरारत तो था तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ह्यूमिडिटी की वजह से जो फील लाइक था इट वाज 43। मदिया, बहुत लाइट जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं से। किसको इल्ज़ाम दूं, ये क्रेडिट किसको दूं, बिजली का जो महकमा है उसको दूं, सिंध हुकूमत को दूं, वफाकी हुकूमत को दूं, क्योंकि रात को भी आप सोचें 2 से 2:30 बजे जब लाइट गई ना, मैंने कहा चलो ठीक है, वैसे 2 से 3 जाती है तो चलो ठीक है, 2:35 पे लाइट आ गई, ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, अब सुकून से सोना है, ठीक है। उसके बाद जनाब 3 बजे गई और 3 बजे से लेके 4 बजे तक बिजली नदारद। पूरे दिन में जो 2-2 घंटे जाती है वो इसके अलावा है। तो ये अब वो जो रात की नींदें हराम करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसके बाद दिल से जो है ना बहुत सी आवाज़ें और आहें निकलती हैं और भी बहुत से अल्फाज निकलते हैं जिनको टीवी पर बयान करना मुनासिब नहीं। मतलब सत्य, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जब रात में लाइट नहीं होती और उसके बाद फिर बड़ा मसला भी हो जाता है तो हमारी नींदें पूरी नहीं होती, तो मुझे लग रहा था कि पूरी कौम इस वक्त यही सिचुएशन है ना। आप दोपहर में कैलुला कर सकते हैं, ऑफ कोर्स मतलब गर्मी इतनी है भाई, तो आप चाहते और हैं वाकई पंखा अब चले गर्मी, at least। ये जो आप ह्यूमिडिटी वाले चक्कर की बात कर रही है ना, यही था कि आप सांस ले रहे हैं लेकिन उसके अंदर भी आपको लाइक प्रॉब्लम हो रही है और बगैर लाइट के बहुत मुश्किल हो रहा है लेकिन आपका सत्य survival। में कराची वालों के लिए एक अच्छी खबर आपको बताऊं, आने वाले दिनों में होने वाली बारिशें जनाब, अल्लाह रहम करे। हाँ वैसे ये भी है। अल्लाह मैं तो अगर हैरिड बिन लाहौर या खैर इस्लामाबाद में आफियत। एंजॉय करती, लेकिन अल्लाह करे जी मौसम बेहतर है, आने वाले दिनों में बादल भी हैं, बरसात भी हैं, बस खैर आफियत के साथ हो। टॉप स्टोरीज की जानिब। कराची वालों के लिए अच्छे और आरामदेह सफर की खबर। सिंध ईगल्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस के तहत आज 200 से ज्यादा बसें चलाई जाएंगी। बुनेर के नौजवान का बड़ा कदम, फानूस लाइब्रेरी का क़याम। इल्म ही नहीं बांटा जाता, सवाल करने की हिम्मत भी दी जाती है। जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। लाहौर में यतीम बच्चों की किफालत करने वाली खातून सूफिया वड़ाइश है आज बाखबर सवेरा की मेहमान। कुर्बानी के जानवरों को कैसे सजाएं, मजीद खूबसूरत कैसे बनाएं। कराची में जगह जगह सजावट के सामान के स्टॉल्स लग गए। ऑलराइट जी, तो शहर कायद के जो आवाम हैं उनके लिए तो वैसे भी बहुत सी अच्छी खबरें होती हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन हमने किस पे सबसे पहले बात करी, ये पहले आप मुझे बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं ज़रा चाह रही हूँ कि हम बात कर लें जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो थोड़ा बहुत बेहतर होने के लिए जा रहा है और जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है। मास ट्रांजिट का सिस्टम वैसे भी होना चाहिए। आप लाहौर में देखते हैं कि लाहौर में इतनी अच्छी नवी नकोर बसें चल रही होती हैं और जिसके बाद जब कराची आके पुरानी जब आप बसें देखते हैं, अल्लाह की कसम दिल इतना कुड़ता है देख के कि भाई कमाओ कूद बेटा है। और आप इसका हाल देखें तो अब जनाब अच्छी खबर, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं ज़रा स्क्रीन के करीब आ जाएं, और अच्छी खबर ये है कि अब जो नए बसेस का जो सिस्टम है जनाब, ये 240 जो बसें हैं ना, ये चलाई जाएंगी शहर फैसले पे। जी लाल रंग की ये मार्किंग करके बस स्टॉप भी बना दिएगा अभी से। ये मार्किंग शार्किंग तो हट जानी है, बस ये है कि थोड़ा सा कंटिन्यूटी रहे और लोगों से खुदारा 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 आप लोगों ने इन बसों को तबाही नहीं फेरनी, साफ सुथरा इन बसों को रखना है,
क्योंकि हम यही देखते हैं कि जितनी बसों का हाल जो है वो पतला होता है कि नीचे पायदान पे खड़े हो तो पूरा आपको जो है वो झूले का एक पूरा इफेक्ट मिल रहा होता है। तो अब से कुछ देर बाद इन बसों का इफ्तिताह किया जा रहा है। क्या सेटअप होगा अरबाब चांडियों से बेहतर कोई नहीं बता सकता, लेकिन वो हमारे साथ अभी कोई नहीं है। तो वो भी बताने के लिए हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। तो जनाब अच्छा, ये आज बिलावल भुट्टो इसका इफ्तिताह करेंगे। अच्छा, ये है अरबाब आ गए लाइन पे। चलें जी, लाइन पे हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा जान लेते हैं। भाई अरबाब, ये जो है वो देरीना मुतालबा तो है, लेकिन 240 बसें शहर कायद के लिए अभी पीनेट साबित होंगे इंशाल्लाह। आगे इसमें मजीद भी इजाफा किया जाएगा। क्या बताइएगा इन बसों के हवाले से आप हमें? जी, जैसा कि शहरियों के लिए शायद ये अच्छी खुशखबरी तो है कि भाई 240 बसें यहाँ आ जाएंगी, लेकिन 2.5-3 करोड़ की आबादी के लिए 200-2.5 बसें तो कोई माना ही नहीं रखती। और मेरे जाती ख्याल ये कि इस वक्त की जो पोजीशन है उस पोजीशन के मुताबिक जो है 200-2.5 बसों में जो सबसे बड़ी अहम बात पता है क्या होती है? आप देखिए, अभी बिस्मिल्लाह तो करना, वो कहते हैं ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ध्यान दो जी आया हम कब कहते हैं भलीकार, वेलकम टू कराची बसेस। बिल्कुल। लेकिन बात ये है कि बसों का संभालना बड़ा मसला होता है। पता है क्या होता है? ये बसें आ गई, लेकिन माशाल्लाह हम कराची के शहरी क्या करते हैं, जेब में ब्लेड रखते हैं और बसों में जैसे उतरते हैं सीटों को काटना शुरू कर देते हैं। उन्हीं बसों के अंदर पान थूकना शुरू कर देते हैं। उन्हीं बसों के अंदर अपनी पार्टियों की चेकिंग करना शुरू कर देते हैं। और जो बसें एयर कंडीशन होती है, महीने के बाद उसकी खिड़कियां खुली हुई नजर आती हैं। और फिर साल के बाद वो बसें जो है वो ईंटों पे खड़ी हुई नजर आती है। कई कुछ नौसरबाजों की वजह से बाकी अवाम का सुकून जो है ना वो बर्बाद होगा। तो मेरे ख्याल से कुछ करना भी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। कई कुछ नौसरबाज नहीं है, काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी ऐसे निकलते हैं। और होता ये है कि घर की फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं जाके बसों पे। तो फिर ये है कि सीट के ऊपर महबूबा का नाम, नंबर लिख देना, ये सारी चीज़ें और भी तरह तरह के तरीके जो है वो आजमाए जाते हैं जो हो सके। अच्छा, ये बताएं कि थोड़ा सा इनको मैनेज किस तरह से किया जाएगा, फंड्स कितने रखे गए हैं, क्या सेटअप है, ये ज़रा बताएं हमें। जी, सिंध हुकूमत ने इस दफ़ा दावा ये किया है कि जो गैर मुल्की कंपनियां हैं उनको इस दफ़ा इस बसों की संभाल, निगरानी और देखभाल के लिए रखा गया है, जो कि एक अच्छी बात है। क्योंकि हम पाकिस्तानी अपनी बसों का जो हाल मादी में कर चुके हैं या अपने शहर का, वो तो किसी से ढका छुपा नहीं। लेकिन इस दफ़ा इस बात का इम्कान है कि अगर गैर मुल्की कंपनी उनकी डिपोज में जाकर, जहाँ डिपो है वहाँ अगर वो संभाल करती है तो इससे ये फ़ायदा होगा हमें कि ये बसेस जो है मुस्तकबिल में अच्छे तरीके से चल पाएंगी। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस दफ़ा जिस तरह सिंध हुकूमत ने दावा किया है और जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ाती दिलचस्पी है, उससे ये लग रहा है कि इस दफ़ा शायद मामला बेहतर हो जाए। क्योंकि इलेक्शन भी तो आने वाले हैं ना, बल्दियाती इलेक्शन है, फिर आम इंतखाबात है। क्या बात है, सही पहुंचे अरबाब चांडी। उन्होंने कहा जी अब 1 साल रहेगा तो सारी चीजें ना संभाल के रखी हुई थी कि हमने 3.5 साल कुछ नहीं करना। हाँ, क्योंकि अवाम की आदाश ऐसी ना, उन्होंने कहा एग्जैक्टली इलेक्शन से पहले करेंगे सब कुछ। अभी सिंध हुकूमत अपने सारे पते शो करेगी। अब बसेस का पता है, फिर और पते उसके जेब में पड़े। सरकार तो सरकार होती है, बड़ी सरकार हो या छोटी सरकार हो, उसके पास अख्तियारात, वसाइल और जो उनके पास हिकमत अमली होती है ना, वो आम शहरी के पास नहीं होती। लेकिन ये तरसा के अवाम को देना होता है ना, ये अच्छी बात नहीं, लेकिन अवाम की बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। अवाम की शॉर्ट टर्म मेमोरी है, तो इसलिए ये तमाम तो चीजें हम देखते हैं कि की भी जाती है। बहुत शुक्रिया जी अरबाब चांडी, बहुत अरसे के बाद बाखबर सवेरा में हमारे साथ मौजूद थे, तो बड़ा मजा भी आया उनसे इस वाले से बात करने का। अब जो वजीर ट्रांसपोर्ट हैं सिंध के, ज़रा उनसे भी बात कर लेते हैं कि जी क्या सूरत हाल होने जा रही है। तो बहुत शुक्रिया जी, शर्जील नाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील साहब, बहुत शुक्रिया आपका अपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। ये बताएगा कि एक अरसे बाद एक देरीना मुतालबा जो आवाम का था और एक देरीना ख्वाब आवाम का जो था, जो एक वादा था जो आप लोगों की जानिब से किया गया, तो वो फाइनली अब आपकी हुकूमत में अब पूरा होने के लिए जा रहा है। 240 बसें चलाई जा रही हैं, क्या कहिएगा इस पर? कराची की ज़रूरत बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका शुरू होती है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की खुसूसी हिदायतों पर और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब की कोशिशों से। बाकी जो 3 से पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स रहे हैं, उन सबकी मुश्तरका कोशिश से ये काम शुरू हो चुका है। बिल्कुल आपकी बात सही है, कराची में ट्रैफिक के मसाइल भी बहुत हैं और आजकल पेट्रोल बहुत महंगा है, डीजल बहुत महंगा है, तो पब्लिक के लिए वो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है।
तो उस सूरत हाल में अगर ये इस तरह की हम बसेस और भी लेके आएंगे, जिस तरह की कुछ बसें बता रही है, ऑरेंज लाइन भी है, ग्रीन लाइन ऑलरेडी चल रही है, ब्लू लाइन और ब्राउन लाइन पे भी काम हो रहा है, तो और रेड लाइन पे भी काम चल रहा है। तो अगर ये सारी स्कीम सारी आ जाएंगी और भी बस सर्विस रहेंगी, तो उससे लोगों के ना सिर्फ ट्रैफिक का माहौल ठीक होगा, ट्रैफिक का फ्लो बेहतर हो सकेगा, उसके साथ साथ लोगों के लिए अफोर्डेबल भी होगा। एक बेहतर सवारी, अच्छी सवारी, एक साफ सुथरी सेफ सवारी अगर आपको कम पैसों में लोगों को मिले, तो मैं समझता हूँ यही गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी है और यही हमारा सुधार है। तो ऐसा मुमकिनात में इसमें से है, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है और बढ़ती चली जा रही है, तो क्या बसों की तादाद बढ़ाई जा सकती है या मज़ीद भी कुछ आप लोग सोच रहे हैं तादाद बढ़ाने के हवाले से या कोई नया सेटअप के हवाले से? कुछ तो एक तो और मेगा प्रोजेक्ट है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो अभी हम इसलिए अनाउंस नहीं करते क्योंकि अगर अनाउंस करते तो फिर वो मीडिया या मैंने छोड़ती। बसेस से हटकर भी कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर भी काम हो रहा है। कराची सेंट्रल रेलवे पे अभी बड़ी सीरियस मीटिंग हुई है, ख्वाजा साद रफीक साहब आए थे सीएम हाउस में, उस पर भी सीएम साहब ने कोशिश की है, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात की कि इसको सीपेक में लेकर आए और सिंध गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर तैयार है कराची सेंट्रल रेलवे का काम शुरू करने के लिए और फुल जज्बे के साथ। उसके बाद मजीद बसें भी डेफिनेटली वो भी हमारे सब प्लान में हैं, मजीद बसें भी कराची में लेके आ रहे हैं। हमारी पूरी प्रायोरिटी है कि हर हाल में कराची को एक जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसी के मयार के हिसाब से कराची को ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाए और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा तरक्की नजर आएगी इंशाल्लाह। अच्छा चलो, ये शरील साहब ये बताइएगा, आप देखें ऑरेंज लाइन की बसें भी आनी थी, गुम गई कहीं, अभी रास्ते में अभी तक नहीं आई। वो मसला बताएं कि वो कब तक हल होगा ऑरेंज लाइन का, और उसके बाद फिर BRT और जो बाकी तमाम तर जो हम देख रहे थे कि जो ट्रांसपोर्टेशन के जो मसले मिसाल हल करने के लिए जो मंसूबे बनाए गए थे वो कब तक पूरे होंगे? BRT ऑरेंज लाइन जो है उसके ट्रैक का काम शुरू खत्म होना था कोई 20-25 दिन पहले, लेकिन थोड़ा उनको डिले हुआ है, लेकिन उसको भी हम फास्ट ट्रैक पे चला रहे हैं। अब जो ऑरेंज लाइन पे जो बसेस के टेस्ट ड्राइव थी वो स्टार्ट हो गई है, तो अब आप कराची वालों को इंशाल्लाह मतलब शॉर्ट टाइम्स में भी जो है वो उनको अच्छी खबर मिलनी शुरू हो जाएगी। ऑरेंज लाइन का भी इनॉग्रेशन मैं समझता हूँ कि मेरी जो प्रायोरिटी होगी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की और हमारी, कि हम 15 से 20 दिन में वो भी कर रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। शजील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, और अच्छा है कि भाई अगर सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के तौर पर उस इंतखाबी नारे के तौर पर यूज़ ना किया जाए कि हाँ जी ये हमने किया था। देखें अभी कुछ अर्सा पहले, आपकी याददाश्त में ताज़ा है ना, तो ठीक है वोट दें हमें, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि लिटरली आवाम का दर्द थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि लोग सिसक रहे हैं, तड़प रहे हैं। अब तो ये है कि जो मिडिल क्लास है वो भी चाहती है कि भाई कोई इज्जतदार तरीका मिल जाए तो अपनी गाड़ियाँ घरों पर खड़े करके वो बसेस का इस्तेमाल किया जाए। और देखें ना कितनी बेहतर है, अब तो गाड़ी में AC चलाएं तो उसके ऊपर अलग से आपको पता है कि फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होगी। बिल्कुल, व्हाई नॉट? बिल्कुल जी। तो बसेस की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। चले ठीक है, अभी 240 है, लेकिन 240 नज़र तो आने शुरू हों। हाँ, ये भी चलें तो सही। बहुत सारी बसेस आती हैं जिसमें बात करते हैं, इफ्तिताह होता है, फिर नजर नहीं आती। मदिया इलेक्शन से पहले काम मुझे हाँ। इसका लग रहा है, इसका ये एक साल जो है ना अच्छा होगा बहुत। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि तमाम तर पत्ते इसी साल में रखे जाएंगे और फिर बिल्कुल। उन्हीं Think पत्तों को positive, समेट मदिया, think के positive। फिर इलेक्शन कैंपेन जो है ना वो ज़बरदस्त चलेगी। अच्छा, इधर आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताएं कि एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसका क़याम किया गया है बुनेर में, और ये किसी सियासतदान की जानिब से नहीं किया गया, क्योंकि हमारे सियासी मंशूर में जो तालीम है ये जो लाइब्रेरीज़ हैं ये होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि एक शहरी उन्होंने अपनी तई जो है अपनी मदद आप एक ज़बरदस्त किस्म की लाइब्रेरी बनाई है, और इस लाइब्रेरी को बुनेर में चला रहे हैं, जहां नौजवान ऐसे मौज़ूआत पर बहस करते हैं जिन पर आम हालात में बात नहीं की जाती। और शबनम मुनीर का ये कहना है कि लाइब्रेरी में नौजवानों में इल्म के साथ सवाल करने के लिए हिम्मत पैदा की जाती है, क्योंकि अक्सर लोग सवाल करने से घबराते हैं। फंसी ये बड़ी डिफरेंट बात है कि लाइब्रेरी में गो के हम किताबें पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन उस लाइब्रेरी में आपको ये कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि आप सवाल पूछिए। आई एम श्योर कि इसके लिए काफ़ी गुफ्तगू भी होती होगी, डिस्कशंस होती होंगी, डिबेट्स होती होंगी, उसके अंदर लोग अपने सवाल रखते होंगे, उनके जवाब दिए जाते होंगे। तरीक़ाकार क्या है? तो हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त मौजूद हैं शबनम, और वीडियो लिंक के ज़रिए उनसे ज़रा बात करते हैं। भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये ज़रा बताइएगा कि वैसे लाइब्रेरीज़ तो होती हैं, उनके अंदर हम बात करते हैं कि ज़्यादातर साइलेंस, खामोशी
और पढ़ने के ऊपर जोर दिया जाता है। आपने सवालात की परवरिश का एक बीड़ा उठाया है, कैसे की जाती है ये? बिकॉज वी आर क्यूरियस। असल में आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि हमें वक्त दिया। असल में हम वहाँ पर ये करते हैं कि लोगों को जो है सवाल करने की, उनमें जुर्रत पैदा करने की कोशिश करते हैं कि वो जो है माशरे में हमारे पास तो यही है ना कि मतलब असातिज़ा जो हैं वो वहाँ पर मारते हैं कि भाई सवाल नहीं करना, आपने बोलना नहीं है, बड़े भी घर में यही कहते हैं। तो हमने कहा कि क्यों ना एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पर लोग आके वहाँ पर डिस्कशंस कर सके, एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझने की और वहाँ पर अपना नुक्ता नज़र और अपनी राय रखने की मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर वो जो है प्रैक्टिस कर सके और एक दूसरे को समझने की कोशिश कर सके। इस वजह से हमने अपने लाइब्रेरी में ना सिर्फ किताबें रखी बल्कि वहाँ लोगों को जो है मुकालमे की दावत दी कि वहाँ पर मुनाजरे की बजाय हम मुकालमा करते हैं। वहाँ एक दूसरे से जीतने की बजाय हम समझते हैं कि लोगों में एक ऐसा रवैया, जमहूरी रवैया परवान चढ़ाया जा सके जहाँ पर लोग जो है सेक ऑफ लर्निंग, कि ये नहीं कि आर्ग्यूमेंट आपको करना है जीतने के लिए, बल्कि आर्ग्यूमेंट आपको करना है सीखने के लिए। बिल्कुल सही, बेशक। हाँ सही। अच्छा, तो हमारा बुनियादी यही है। शबनम, इसका तरीक़ेकार क्या है? आप लोग टॉपिक डिसाइड करते हैं, आप लोग बुक्स पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आप बुक्स को आप कहते हैं कि जी हम इसको डिस्कस करेंगे, और फिर कोई भी सवाल हो उसको वेलकम किया जाता है, फिर उसके जवाब देने की कोशिश की जाती है। क्या होता है एग्जैक्टली? असल में तरीक़ाकार ये है कि हम हर दूसरे इतवार को वहाँ पर मुख्तलिफ लोग आते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स हम रखते हैं और उस पर डिस्कशंस होती हैं। उसके बाद जो है सवालात व जवाबात का सेशन होता है और हम सारे मिल के जो हैं उसके ऊपर डिबेट करते हैं, बहस करते हैं। मतलब हम जो है लेक्चर वाइज नहीं होता कि किसी ने लेक्चर दिया और चला गया, बल्कि उसमें हम सबको जो है एंगेज करते हैं उस लर्निंग के प्रोसेस में। अच्छा, एक चीज़ ये है कि कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर बेसिकली एक आदत होती है, उनकी फितरत में शामिल होता है सवाल करना, एक नेचर है उनकी क्यूरियस। कुछ लोग होते हैं जो सवाल करना चाहते तो हैं लेकिन शर्म हया की वजह से भी या बाज़ औक़ात उनकी नेचर ही नहीं होती इतना ज़्यादा क्यूरियस। उनके अंदर कैसे डेवलप करते हैं आप ये चीज़? असल में वो जब आते हैं और वहाँ पर हालात को देखते हैं, हम वहाँ पर लोगों को सिखाते हैं कि इस दरवाज़े के अंदर जब आप लाइब्रेरी में, फानूस पीस लाइब्रेरी के अंदर दाखिल होते हैं तो आप वहाँ छोटे बड़े नहीं होते, आप जो है कम तालीम याफ्ता या पूरा तालीम याफ्ता नहीं होते, बल्कि वहाँ जो है आपको पूरी आज़ादी है कि किसी भी टॉपिक के ऊपर किसी को भी आप चैलेंज कर सकते हैं, उससे सवाल कर सकते हैं और उसके बातों के दरमियान जो है आप उनसे जो है डायरेक्टली सवाल करके उनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, कि ये क्या है, किस तरह होता है। अच्छा, एक और चीज़, आपकी ये जो लाइब्रेरी है इसके अंदर अंदाज़न कितनी किताबें मौजूद हैं और किन किन मौज़ूआत पे हैं, और ये अरेंज किस तरह से की जाती हैं? अभी तो हमारे लाइब्रेरी के अंदर तकरीबन 3000 मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर जो है किताबें मौजूद हैं, जिनमें अदब, सियासत, फ़लसफ़ा, तारीख़ और समाजी मौज़ूआत पर हमारे पास ज़्यादा किताबें हैं। और ये हमने पहले तो अपनी मदद आपके तहत अरेंज की। अभी हमारा इरादा यही है कि मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाके वहाँ पर जो है डोनेशन कैंप्स लगाए जाएँ। वहाँ पर लोग जो है अ बुक ऑन यू के नाम से हमारा कैंप जो है वहाँ पर होगा, जिसमें आप एक किताब जो है वो डोनेट कर सकते हैं और इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं बुनेर के अंदर या पूरे हित्ते के अंदर। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। जब तक इंसान सवाल पूछेगा नहीं और उसकी जबलत में हम ये बात ऐड नहीं करेंगे, वो सीखेगा कैसे, आगे कैसे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शबनम बुनेरी मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहेगा। जी, वेलकम बैक। और ईद उल अज़हा तो करीब आ चुकी है और जैसे जैसे करीब आती जा रही है तो हम ये देख रहे हैं अपने गली मोहल्लों में अरेंजमेंट्स कैसे हो रहे हैं, लोग जानवरों को ला रहे हैं, उनको भरपूर तरीके से सजावट का सिलसिला भी जारी है। और मवेशी मंडियों में भी मुल्क भर में हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी आमद जारी है जानवरों की। और एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी जो कि कराची में सोहराब रोड के पास है, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यही सिलसिला है। बिल्कुल जी, लेकिन साथ में मसला ये है कि आपको पता है कि लिम्पिक स्किन की एक डिजीज़ जो है वो भी आई हुई है। इस वजह से कराची में जो सुपर हाईवे पे जो मंडी बनाई गई है, वहाँ पे भी जगह जगह चेक पोस्ट बनाई गई है और जहाँ पर चेक किया जा रहा है कि आया जो जानवर पंजाब से या किसी दूसरे सूबे से आ रहे हैं, उनमें लिम्पिक स्किन की जो डिजीज़ है वो तो नहीं पाई जा रही। तो इसी हवाले से मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अफसल परवेज़, जो सुपर हाईवे 0 पॉइंट पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अफसल।
अशफाक मदिया देखा जाए तो मुल्क भर से आने वाले जानवरों में बीमारी फैलने के बायस जो है कुर्बानी के जानवरों को बचाने के हवाले से मुख्तलिफ इकदाम किए गए। मैं इस वक्त सुपर हाईवे 0 पॉइंट पे मौजूद हूँ। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची की जानिब से एक चेक पोस्ट बनाई जाती है जहाँ बाकायदा तौर पर जो कराची आने वाले जानवर हैं उनके दाखिले के हवाले से जो है डॉक्टरों की एक टीम मौजूद है जो बाकायदा तौर पर बीमार जानवर की तयन के बाद उनको यहाँ रोक लेती है। उसके बाद एक कराची में आने के हवाले से एक टैक्स भी लगता है। उस टैक्स को फराहम करने के बाद यकीनी तौर पर कराची में वो जानवर फरोख्त होने के हवाले से दाखिल होते हैं। 2 शिफ्टों में डॉक्टर यहाँ मौजूद होते हैं। अभी 2 डॉक्टर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। हमने 2 गाड़ियाँ ऐसी देखी थी जिनमें ये मसला था लंपी स्किन डिजीज़ का, तो हमने गाड़ी वापस भेज दी थी। बाकी जो भी होते हैं, जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, जो भी जानवर होता है बीमार, तो हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं इधर। जो डॉक्टर चेक करने के बाद, मुआयना होने के बाद जो जानवरों को, कुर्बानी के जानवरों को क्लियर करा दिया जाता है, फिर यहाँ पर्ची बनती है। पर्ची के हवाले से फी जानवर कितने? 300 रुपये। 300 रुपये ले रहे हैं। तो टैक्स होता है बकायदा? टैक्स है बकायदा। जी बिल्कुल, यहाँ से टैक्स देने के बाद यहाँ से जानवर कुर्बानी के जो है मवेशी मंडी जाते हैं। मवेशी मंडी में जहाँ उनकी फरोख्त होती है। इस वक्त जो है 0 पॉइंट के साथ साथ एक और पॉइंट है जो है मवेशी मंडी के अंदर, जो कि जानवरों के चेक करने के हवाले से इस वक्त सिलसिला जारी है। जी चलें जी, ये तो बड़ा ज़बरदस्त अरेंजमेंट है कि अगर इसको इसी तरीके से मैनेज किया जाए, क्योंकि लंपी डिजीज़ के मामलात ऐसे हैं कि अगर एक दफ़ा वो आ जाए या फिर क्योंकि उसके फैलने के तरीके बहुत से हैं, जानवरों के चारे से भी फैल सकता है, फिर उनके आपस में पास खड़े होने से, सांस लेने से भी ये बीमारी फैल सकती है, फिर मक्खियाँ जो मच्छर वहाँ पर होंगे एक जानवर से उठ के दूसरे पे जाएंगे, उससे भी फैल सकते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं दे आर क्वाइट नाइस। अल्लाह करे कि कोई ऐसे केसेस रिपोर्ट ना हो। अल्लाह करे जी, अल्लाह करे। अच्छा खैर, जो जानवर आ रहे हैं ना, और जब ये जानवर मंडियों से घर जा रहे हैं, तो लोगों की बड़ी कोशिश है कि हमारे घर जो कुर्बानी का जानवर है, हम इसका बनाव सिंगार भी करें। इसके जो जेवर हम देख रहे हैं कि जो इन कुर्बानी के जानवरों के जेवर हैं, झांझरें, 100 चीज़ें, माथा पट्टी, पता नहीं क्या, झुमकियाँ छोटी छोटी जो कि कान के ऊपर कहीं लटकी होती हैं, लेकिन एक से बढ़कर एक जो है ना, इनकी खूबसूरती को निखारने के लिए और इनका ग्रैंडर बढ़ाने के लिए जो जेवर है ना, वो मार्केट में अवेलेबल है। और मार्केट में क्या हम देख रहे हैं कि हर सोसाइटी में जगह जगह छोटी शॉप भी बनी हुई है। बिल्कुल जी, बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट्स किए गए इस हवाले से। अच्छा जी, एक ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पर इस्लामाबाद से आपको पहुँचाते हैं। वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुताल्लिक के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग के तरीक़ेकार पर आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त खारिज कर दी है। और अदालत ने कहा कि क्या कोर्ट पार्लियामेंट से उसके इख्तियार वापस ले ले। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि पार्लियामान का भी एहतराम होना चाहिए। अमरीका की तमाम रियासतों के कवानीन देख लें, वो भी गैर मुल्की वोटर्स पर मुख्तलिफ हैं। इसी वाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जहांगीर असलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी जहांगीर, और मज़ीद क्या कुछ कहा गया है इसमें? जी बिल्कुल, समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए वोट का तरीक़ाकार पर आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने खारिज कर दी है। समाज में जो है अदालत को बताया गया था कि समंदर पाकिस्तानियों को वोट के इंदराज और उनके जो वोट के हक के हवाले से जो कि अदालत ने उम्मीद जाहिर की कि इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक तस्लीम किया जाता है, लेकिन दिया नहीं जा सकता। क़यामत तक ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं दिया जाएगा। अगर ये सूरत हाल रही, वकील ने बरहमी का इजहार किया। अदालत से कहा कि जी अदालत जो है इस पर अहकाम जारी करें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट ने बदनीयती से ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से जो कि रूलिंग दी है उस पर जो है अदालत जो मुदाखलत करे। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया था, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट को अपना काम करने दें और पार्लियामेंट की कानून साजी को बदनीयती से नहीं देखा जा सकता। और अदालत ने दरखास्त जो है नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर असलम। और एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और वो कहते हैं ना कि एक इंसान की खिदमत पूरी इंसानियत की खिदमत है। सो आप
ने बस नियत करनी होती है, आपने शुरुआत करनी होती है इंसानियत की खिदमत की, और फिर आपकी जो राह है, रास्ते है, वो अल्लाह पाक हमवार करता है। आपका हाथ वो थाम लेता है और आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है लाहौर की सोफिया वड़ाइश के साथ, जिन्होंने लाहौर में वो बच्चे जिनका कोई अपना नहीं है, उनकी किफ़ालत के लिए एक तो पहले उनको एक शेल्टर होम भी दिया हुआ है, एक अच्छा बंगला लिया हुआ है जिसमें उनको लगे उनका अपना घर, और साथ में ना सिर्फ ये बल्कि उनकी पढ़ाई के लिए भी ठीक ठाक काम कर रही हैं। अब क्या बात है। और आप ये सोचें कि ऐसे में कोई भी हम कोई करियर के हवाले से भी कोई स्टेप लेते हैं या वैसे भी कोई कदम बढ़ाते हैं तो हमें एट टाइम्स हम बड़ा कैलकुलेटेड होके करते हैं कि ये काम ऐसे करना है और ये वो, लेकिन ये एक ऐसा काम था जिसमें आपको पता नहीं है कि नतीजा क्या निकलेगा, रिस्पांस क्या आएगा, और ख़ास तौर पर इंसानियत की खिदमत के लिए आप निकल रहे हैं तो अल्लाह के आसरे पर ही निकल रहे होते हैं। तो ज़रा पूछ लेते हैं, हमारे साथ सोफिया वड़ाइश इस वक्त मौजूद हैं बराह रास्त वीडियो लिंक के लिए। बहुत शुक्रिया जी सोफिया, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। ये सिलसिला हम सबसे यही सवाल करते हैं और ज़ाहिर है कि बड़ा बेसिक और बुनियादी और ज़रूरी सवाल होता है कि ये क्यों आजकल नफ्सा नफसी का दौर है, इंसान अपने लिए चीज़ें मैनेज नहीं कर पाता, ऐसे में दूसरी ज़िंदगियों की ज़िम्मेदारी लेना, क्योंकि अगर आप जब ज़िम्मेदारी लेते हैं तो फिर अगर उसमें कोई कोताही रह जाए तो कसूर फिर उसी इंसान का निकलता है जिसने शुरू किया होता है। कैसे स्टार्ट किया ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, ये काम बेसिकली मैंने बहुत बचपन से अपने वालिद साहब को करते हुए देखा था। वो हमेशा दूसरों को हेल्प करते थे और मज़दूरों को और बेसहारा लोगों को, गरीब लोगों को खाना खिलाया करते थे। तो ये वो सब चीज़ें हैं जिन्हें देखते हुए मैं बड़ी हुई। उसके बाद बीइंग द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, मेरी ये ज़िम्मेदारी भी थी कि मेरे वालिद साहब की वफ़ात 2009 में हुई। तो उसके बाद फिर मैंने उनकी चीज़ों को, जो वो काम कर रहे थे नेकी के, उसको मैंने कंटिन्यू किया। अब थोड़ा अर्सा पहले मुझे ये एहसास हुआ कि सिर्फ़ खाना खिला देना ज़रूरतमंद और भूखे लोगों को, और इसके अलावा आपको राशन दे देना मंथली बेसिस पे या मंथली स्टाइपेंड दे देना, वो काफ़ी नहीं है। कुछ ऐसा करना चाहिए जो थोड़ा सा हटके हो और जिससे आप सोसाइटी में कोई थोड़ी सी बेहतरी ला सकें और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें। हाउ आर यू मैनेजिंग द कैपिटल? आप किस तरीके से करें सोफिया? क्योंकि एक तो आपने बंगला भी लिया हुआ है, तो क्या वो रेंट पर है, आपका अपना घर है, आप उसको मैनेज कैसे कर रही हैं? पहले तो ये सब कुछ हम लोग खुद से कर रहे थे, लेकिन इसके बाद जब हमने ये बच्चों की ज़िम्मेदारी लेने का फ़ैसला किया, तो बच्चों की ज़िम्मेदारी लेना आपको पता है कि बहुत ज़िम्मेदारी का काम है। तो इसके लिए फिर हमें एज़ NGO एज़ फाउंडेशन रजिस्टर होना पड़ा डिफरेंट पंजाब गवर्नमेंट के साथ और डिफरेंट जगह पे जी, तो ताकि हम बच्चों की ज़िम्मेदारी को प्रॉपर तरीके से पूरा कर सकें। और तो बच्चे उसके बाद कैसे अभी हैं हमने आपके पास? कैसे आपसे रब्ता करते हैं, आप उन्हें कैसे ढूंढती हैं? ये वसीला तो देखें अल्लाह ताला की ज़ात है जो बनाती है। जब हमने इस शौक़ का, अपने काम का, अपने क्लोज़ सर्कल में इजहार किया कि हम ये काम शुरू करना चाहते हैं, तो डिफरेंट लोगों ने हम तक अप्रोच किया डिफरेंट रेफरेंस से, जो ज़रूरतमंद लोग थे, और उन्होंने फिर हमें बताया कि वो अपने बच्चों को यहाँ भिजवाना चाहते हैं। मतलब हमारा क्राइटेरिया ये है कि या बच्चे के वालिद ना हो, बच्चा यतीम हो, या बच्चा मिस्कीन हो। तो इस तरह से हम बच्चों को लेते हैं। तो जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, डिज़र्विंग बच्चे हैं, इस वक्त हमारे पास जी 7 बच्चे हैं। और क्योंकि हमारा क्राइटेरिया इस किस्म का है कि हम लोग 4 साल से कम उम्र के बच्चों को गोद लेते हैं। और उसकी वजह ये है कि जैसे कि हम सब लोग ये जानते हैं कि दुनिया भर के जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि किसी भी इंसान की कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो 5 साल की उम्र तक कंप्लीट हो जाती है। तो ये जो बच्चे बहुत छोटी उम्र में अपने घरों से आ जाते हैं, यतीमी का दुख इन्होंने देख लिया होता है, ये डिफरेंट किस्म के ट्रॉमा से गुजर के आते हैं। ज़ाहिर है यतीमी एक लफ्ज़ ही ऐसा है जो कि इंतहाई तकलीफ। आप 3 साल से कम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं? 4 साल से कम बच्चों को। 4 साल से कम बच्चों को अडॉप्ट। हमारी ख्वाहिश है कि एटलीस्ट हमारे पास थोड़ा सा टाइम हो कि हम बच्चों की पर्सनैलिटी पे ध्यान दे सकें, इनकी ग्रूमिंग कर सकें। और इसके लिए हमने बाकायदा तौर पर एक साइकोलॉजिस्ट, फीमेल साइकोलॉजिस्ट अरेंज की हुई हैं, जो कि डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे आती हैं और बच्चों के डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू इनकी पर्सनैलिटी को असेस करने की कोशिश करती हैं। उसके बाद कितने वैसे?
7 बच्चे बच्चे अभी हमारे पास 7 हैं और अभी हमारी डिफरेंट फैमिली से बात चल रही है और अनकरीब हमारे बच्चों की तादाद जो है वो 12 के करीब पहुंच जाएगी। अच्छा, आप यहाँ फैमिली से बात करें, ठीक है, कि जो गरीब अफराद हैं वो स्पेसिफिकली जो मिस्कीन हो या यतीम हो जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो फिर अपने बच्चे आपके पास भेजें, देन फिर आप उनकी किफ़ालत करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सोफिया बड़ाइश हमारे साथ। और उनकी कंप्लीट जिम्मेदारी जो है वो हम लेते हैं, मुकम्मल जिम्मेदारी उन बच्चों की। अभी तो चले सोफिया आपने शुरू किया है, तो फिर आप कब तक आप इनको लेके चलेंगे? आप इनको मैट्रिक तक लेके चलेंगी, इनको इंटर तक लेके चलेंगी, या जब तक वो अपने पाँव पे खुद खड़े नहीं हो जाते तब तक लेके चलेंगी? बिकॉज यू सेड यू जस्ट स्टार्टेड ना। हमारे पास आए हैं जी, बिल्कुल, ये बच्चे जो हमारे पास आए हैं ये ज़्यादातर वो बच्चे हैं जो लावारिस और यतीम हैं, जिनकी फैमिलीज़ वगैरह नहीं है। तो इनकी मेरी यही कोशिश होगी कि ये बच्चे जब तक बालिग हों और इनकी मैं इस तरीके से तरबियत और ग्रूमिंग करूं और इनके एजुकेशन पे, इनकी दीनी तालीम पे मैं इस तरीके से ध्यान दे रही हूँ कि ये बच्चे जब बड़े हों तो ये जाके सोसाइटी को प्रॉपर तरीके से सर्व कर सकें। ज़बरदस्त। और अच्छी, जब तक कि ये बच्चे किसी फील्ड में नहीं चले जाते, अपने गाँव पे भी अपने आप को, अपनी फैमिलीज़ को, जी बिल्कुल। और जब तक ये बच्चे बड़े होंगे तो मैं यही कोशिश करूंगी जैसे हम लोग अपने बच्चों को लेकर करते हैं कि बच्चों की ज़हनी इस्तिताअत को सामने रखते हुए, उनकी जो पसंद नापसंद को देखते हुए, उनकी काबिलियत को सामने रखते हुए उनके लिए डिफरेंट फील्ड्स को चुनेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह से अगर कोई बच्चा सोफिया बड़ाइश हमारे साथ लाहौर से मौजूद थी। शी हैज जस्ट स्टार्टेड और अब इनके पास 7 बच्चे हैं और उनकी कोशिश है कि बच्चों की किफ़ालत अच्छे तरीके से करें और आगे भी इनकी टेक केयर करें। ये जी बड़ा जिम्मेदारी का काम है, डॉक्यूमेंटेशन के मसले मसाइल, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी का काम है जी, क्योंकि अगर आपके साथ अभी 7 बच्चे हैं तो ये देखना कि वो बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, आप उनको कैसे हर किसी की इनफरादी ज़रूरियत और ऑफ कोर्स उन्होंने अपने आप को एज ए NGO रजिस्टर कराया है, तो दे आर गोइंग टू गेट सम एड फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट एज वेल। सो आई होप बाहर से भी मिलेगी, तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा हो जाएगा। चले जी, इस जज्बे के साथ कि चले हम हर एक तो हम भी नहीं NGO खोल सकते, लेकिन इस जज्बे के साथ के लोगों का ख्याल रखना है, लोगों के दुख दर्द बांटने, और सबसे बड़ी चीज़ जो आप आज के दौर में कर सकते हैं वो ये कि अपने सलाहियत रखें कि आप लोगों को सुन सकें। जब भी कोई आपके पास अपनी कोई परेशानी या मसला डिस्कस करने के लिए, आई डू नॉट स्नब हिम और हर, सुनिए लोगों को। आजकल ये एफर्ट बहुत है, बहुत ज़रूरी है कि ये एफर्ट करना चाहिए। चलें जी, अपना ख्याल रखिए, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।